गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है गाइज। आज के सेशन में हम लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ऑफ 29 एंड 30 में। तो जल्दी इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी बच्चे गाइज तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, उनके लिए स्पेशल ऑफर है यूपी पीसीएस 2022। अगर आप कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 30% ऑफ मिलेगा। इसके अलावा जो मेगा मॉक टेस्ट है वो आपका 5 जून को आने वाला है, लाइव होने वाला है, तो आप आज ही उसके लिए रजिस्ट्रेशन करिए। दैट इज फ्री फॉर एवरीवन। मेगा मॉक, ऑल इंडिया मेगा मॉक आपका लाइव होने वाला है 5 जून को, तो आज ही रजिस्टर करिए गाइस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो गाइज सीबीटी 2 के लिए टेस्ट सीरीज आज ही ज्वाइन करें। एंड डेली करंट अफेयर्स हाफ ईयरली जो बुक है कंपाइलेशन वो भी अवेलेबल है, प्रिंट वर्जन एज वेल एज ई बुक के फॉर्म में। एंड इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस भी अवेलेबल है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एंड अगर आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट वाली चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में सब लिंक गिवन है। तो शुरुआत करते हैं गाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, which of these statements regarding the first movers coalition is not correct? It was launched by US President Joe Biden and World Economic Forum at COP26। इंडिया ने अभी फर्स्ट मूवर्स कोalition को ज्वाइन किया है। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव है टू डीकार्बनाइज कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स, एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है फर्स्ट मूवर्स कोalition से संबंधित? सो करेक्ट आंसर का ऑप्शन डी हो जाएगा कि इसका मेन पर्पस ये नहीं है। तो फर्स्ट मूवर्स कोalition इंडिया ने अभी ज्वाइन किया है, इसका मेन पर्पस क्या है? जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, सबसे पहला हैवी इंडस्ट्रीज और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स जो हैं, इसमें इस सेक्टर में डीकार्बनाइजिंग करना है, यानी कार्बन को एमिशन को रिड्यूस करना है, कम से कम करना है। तो करेंटली अगर हम देखें तो हैवी इंडस्ट्रीज ग्लोबल एमिशन में 30% कंट्रीब्यूट करती है। तो ये एक मेजर सेक्शन है जहां पे कार्बन एमिशन को कम किया जा सकता है। तो ये जो फर्स्ट मूवर कोalition है, ये COP26 में किसने लॉन्च किया था? यूएस ने लॉन्च किया था और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मिलकर लॉन्च किया था COP26। COP26 कहां पर हुआ था? आपका ग्लासगो में हुआ था। इसको यूके एंड इटली ने मिलकर होस्ट किया था। यूके एंड इटली ने मिलकर इसको होस्ट किया था COP26 में। तो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है डीकार्बनाइज करने के लिए कार्बन इंटेंसिव सेक्टर को। इसको ज्वाइन किसने किया है? देखिए कंट्रीज के नाम, इस इनिशिएटिव को इंडिया ने ज्वाइन किया। इसके अलावा डेनमार्क, इटली, जापान, नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन एंड यूके, इन्होंने इस कोalition को ज्वाइन किया है। मेनली इसका क्या टारगेट है? जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं वो टारगेट है, जैसे कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, एविएशन, केमिकल्स, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील एंड ट्रकिंग सेक्टर। तो ये सारे जो सेक्टर है यहाँ पर इसका मेन फोकस है कि यहाँ से जो कार्बन एमिशन है उसको कम करना है। कोalition मेंबर्स ने एग्री किया है कि कुछ परसेंटेज जो इंडस्ट्रियल मटेरियल का है वो ऐसी इंडस्ट्रीज से खरीदेंगे, ऐसे सप्लायर से खरीदेंगे जो जीरो कार्बन सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो उन चीज़ों को डेवलप करने के लिए कार्बन कम से कम एमिट हो, इस तरह की कुछ सोल्यूशन, इस तरह की कुछ टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो उनसे जो है कुछ सर्टेन परसेंटेज परचेज यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा इंडिया, जापान और स्वीडन, दीज आर पार्ट ऑफ द स्टीयरिंग बोर्ड ऑफ कोalition का एक स्टीयरिंग बोर्ड भी बनाया गया है जिसमें इंडिया, जापान और स्वीडन पार्ट है। इसके अलावा डेनमार्क, इटली, नॉर्वे, सिंगापुर और यूके जो है ये गवर्नमेंट पार्टनर्स बने हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इंडिया, जापान, स्वीडन, डेनमार्क, इटली, नॉर्वे, सिंगापुर, यूके, इन सभी ने इस कोalition को ज्वाइन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन ऑनर्ड विद एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड एट द फ्रेंच रिवेरिया फिल्म फेस्टिवल? फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा में उत्कृष्ट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? अनिल कपूर, रणवीर सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड अक्षय कुमार। सो गाइज बताएंगे अगर आपको पता है करेक्ट आंसर, कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। सो करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सो नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहले एक्टर बने हैं वर्ल्ड में जिनकी 8 फिल्मों को ऑफिशियली सेलेक्ट किया गया है और केन्स फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन किया गया है। सो भारत और फ्रांस जो है भी 75th केन्स फिल्म फेस्टिवल जो है इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड उसी के दौरान यहाँ पर ये इकलौते एक्टर हैं जिनकी 8 फिल्मों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया, स्क्रीन किया गया है, इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 4th एनुअल फ्रेंच रिवेरिया फिल्म फेस्टिवल ये 20 से 21 मई के बीच में कांस में हुआ था।
फ्रेंच रिवेरिया फिल्म फेस्टिवल 2019 में लॉन्च हुआ। एंड जो भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता है जो फिल्म के लिए बनाया जाता है, टेलीविजन या वेब या डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए जो बनाया जाता है, उसको ये रिकॉग्नाइज करता है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को यहाँ पे अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, मतलब ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट वर्ल्ड का कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा? उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। बताएंगे फटाफट से। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज गुजरात में पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है। एंड ये पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है इसको? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ्को में, कलोल में जो लोकेटेड है। और इसके अलावा महात्मा गांधी मंदिर जो गांधीनगर में सिचुएटेड है, वहाँ पे पीएम मोदी ने एड्रेस भी किया, सेमिनार ऑफ लीडर्स ऑफ वेरियस कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस एज सहकार से समृद्धि। क्योंकि आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन एक नई मिनिस्ट्री बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, है ना। और ये इसका मेन पर्पज यही है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको प्रमोट करना है, सहकार से समृद्धि की तरफ जाना है। इसके जो करंटली मिनिस्टर हैं वो कौन है? अमित शाह हैं, जो होम मिनिस्टर भी हैं, होम मिनिस्ट्री भी इनके पास है। ये जो प्लांट है नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट, इसकी अगर हम बात करें तो कलोल में लोकेटेड है। इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ये अराउंड 175 करोड़ रुपीस है। एंड इसका मेन ये फंक्शन क्या रहेगा? ये फार्मर्स को और टूल्स से प्रोवाइड करेगा ताकि जो प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन है, वो बढ़ सके और साथ में जो प्रॉफिट है फार्मर्स के लिए वो भी इंक्रीज हो सके। सो दिस कटिंग एज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट दिस हैज बीन बिल्ट विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड्स, जैसा मैंने अभी बताया है। तो इसका मेन पर्पज है कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है इसको बढ़ाना है। कैसे? नैनो यूरिया का इस्तेमाल करके, ठीक है। इसके अलावा द प्लांट विल प्रोवाइड अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख 500 ml बॉटल्स ईच डे। तो 1.5 लाख जो है 500 ml की बॉटल्स हर दिन ये प्रोवाइड करेगा। सो ये इसका टारगेट है प्लांट का। अगला क्वेश्चन, अनुप्रिया पटेल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हैज अनवील्ड द इंडियन बिजनेस पोर्टल इन विच सिटी? हाल ही में अनुप्रिया पटेल ने किस शहर में भारतीय व्यापार पोर्टल को लॉन्च किया है? जयपुर, न्यू दिल्ली, गांधीनगर एंड लखनऊ। बताएंगे। इंडियन बिजनेस पोर्टल कहां पर लॉन्च किया गया है? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन बी, दैट इज न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल लिंकर ने मिलकर इस पोर्टल को डेवलप किया है। और ये पोर्टल बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रेड हब की तरह होगा, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स और जो फॉरेन बायर्स हैं उनको एक साथ लेकर आएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो फॉरेन बायर्स हैं वो जो इंडिया के डोमेस्टिक जो भी यहाँ पे हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं पर्सन बेसिकली, सो उनके साथ वो कनेक्ट हो पाएंगे, एक उनको ट्रस्ट बिल्ड होगा, वो उनसे डायरेक्ट वर्चुअल कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें बातचीत करनी है किसी भी जरिए। तो ये पोर्टल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस नज़रिए से। सो ये बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल मार्केट प्लेस है, ठीक है। सो ये बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं है, बिजनेस टू बिजनेस है कि एक आपका एक्सपोर्टर है और दूसरा आपका एक इंपोर्टर है, उसके बीच का ये लिंक की फॉर्म में काम करेगा। सो दिस इज डिजाइन टू हेल्प स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस आर्टिस्ट एंड फार्मर्स टू आइडेंटिफाई न्यू मार्केट्स फॉर देयर प्रोडक्ट एंड बूस्ट देयर ग्लोबल सेल्स। यानी कि ऐसे छोटे व्यापार है, लघु व्यापार है, सो आर्टिस्ट हैं जो बाहर अपनी दूसरे देशों में मार्केट सर्च कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। So this Indian business portal is the first marketplace which is dedicated specially to the exporters which are registered in India. इंडिया में जो पंजीकृत निर्यातक है उनके लिए पहला ऐसा मार्केट प्लेस ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस। Who has been appointed chairperson of a key committee that primarily deals with the World Health Organization's financial and administrative matters? विश्व स्वास्थ्य संगठन के वित्तीय और जो प्रशासनिक मामलों में संबंधित एक प्रमुख समिति है, उसके अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? प्रीति सुदान, लव अग्रवाल, ऋतु खंडूरी भूषण एंड राजेश भूषण। सो किसको बनाया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज राजेश भूषण को अपॉइंट किया गया है। तो अभी 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली चल रही है एंड जिसमें डिसीजन भी लिया गया जो टेड्रोस एडेनोम घेब्रियेसस हैं उनको डायरेक्टर जनरल फिर से रीअपॉइंट किया गया है।
सो दिस कमिटी जिसके वो अध्यक्ष बने हैं, सो दिस का मेन पर्पज है WHO के फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स से डील करती है। सो एनुअली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है एंड इस बार 194 मेंबर्स ने इसको अटेंड किया फ्रॉम May 22 टू May 28 इन जेनेवा, जहाँ पे WHO के हेडक्वार्टर्स हैं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में दो टाइप की कमेटी है, एक कमेटी ए है, एक कमेटी बी है। कमेटी ए टेक्निकल और हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड बातचीत करती है, उन पे डिस्कशन करती है, और जो कमेटी बी है फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव से डील करती है। तो जो ये भूषण अपॉइंट हुए हैं, राजेश भूषण, ये कमेटी बी के हेड जो है अपॉइंट हुए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेम द इंडियन ऑफिसर हु हैज टेकन ओवर एज द न्यू चेयर ऑफ WTO कमेटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड। उस भारतीय अधिकारी का नाम आपको बताना है जिसने विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं की समिति के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। सो ऑप्शंस आर विनोद कुमार पॉल, अजय भूषण पांडे, बलराम भार्गवा एंड अनवर हुसैन शेख। सो WTO की भी कमेटी है, देखिए याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। WHO की कमेटी है, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? राजेश भूषण बने हैं। ये WTO की कमेटी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कमेटी है ऑन ट्रेड टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड, इसके जो अध्यक्ष बने हो अनवर हुसैन शेख बने हैं। सो जो मेन पर्पस है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड एग्रीमेंट का, वो ये है कि जो टेक्निकल रेगुलेशंस होती हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, या जो भी प्रोसीजर होता है आपका ट्रेड से रिलेटेड, वो सारा नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, इस तरह से स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए, एंड कोई भी ट्रेड बैरियर यहाँ पे बेफालतू का क्रिएट नहीं होना चाहिए। मेन पर्पस जो है एग्रीमेंट में ये दिया हुआ था, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड एग्रीमेंट। सो इसी को लागू करने के लिए यहाँ पर एक कमेटी जो है बनाई जाती है। तो जो भी ट्रेड बैरियर से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया जाता है इस कमेटी के द्वारा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये 164 मेंबर की मल्टीनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेन पर्पस है जो भी एक्सपोर्ट्स होते हैं, इंपोर्ट्स होते हैं, उनके लिए कुछ पर्टिकुलर रूल सेट करना, और इसके अलावा जो डिस्प्यूट होते हैं दो कंट्रीज के बीच में रिलेटेड टू ट्रेड, उनको भी सॉल्व करना है। 1995 से इंडिया WTO का मेंबर है, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके? अगेन जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जहाँ WHO के हेडक्वार्टर है। फाउंड कब हुआ था? ये 1 जनवरी 1995 को ये फाउंड हुआ था। ठीक है, चलिए आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज वन स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन? निम्न में से किस राज्य ने स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन जीता है? वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। बताएंगे कौन से स्टेट ने जीता है स्टार ऑफ गवर्नेंस अवार्ड, स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल ने स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड जीता है एजुकेशन में। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अनाउंस किया है कि वेस्ट बंगाल ने एजुकेशन सेक्टर में नेशनली जो है यहाँ पर टॉप किया अकॉर्डिंग टू दिस स्कॉच रिपोर्ट, स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021। अवार्ड वेस्ट बंगाल सरकार को 18 जून को दिया जाएगा एज पार्ट ऑफ इंडिया गवर्नेंस फोरम में। स्कॉच अवार्ड्स ये 2003 में शुरू हुए थे एंड दे वर स्टार्टेड बाय द स्कॉच ग्रुप, जो कि कंसल्टिंग फर्म है। सो ये उन लोगों को, प्रोजेक्ट्स को, इंस्टीट्यूशंस को ये अवार्ड दिया जाता है जो इंडिया को एक बेहतर राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देते हैं, चाहे एजुकेशन की फील्ड है, चाहे गवर्नेंस की फील्ड है, जो भी फील्ड है, न्यूमरस फील्ड्स है इसमें। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली केरला गवर्नमेंट हैज गिवन लोकल बॉडीज पावर टू कल वाइल्ड डैश दैट क्रिएट अ थ्रेट टू एग्रीकल्चर क्रॉप्स। सो अभी केरला गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है कि जो फसलों के लिए एक खतरनाक जंगली डैश है, इसको मारने का अधिकार दिया है, डियर, काउ, बोर्ड्स एंड डॉग्स। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज बोर्ड्स। सो वाइल्ड बोर को एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो इससे पहले इसको वर्मिन डिक्लेयर करने से जो सजेशन था यहाँ पे स्टेट का, वो रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद ही यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ रहा था, लोगों को एग्रीकल्चर लॉस हो रहा था एग्रीकल्चर में। सो स्टेट कैबिनेट ने डिसाइड किया कि वो चेयरपर्सन अपॉइंट करेंगे, जो लोकल बॉडी के चेयरपर्सन है उनको ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन के तौर पर जो है अपॉइंट यहाँ पर करेंगे। सो ये प्रोविजन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में, इसके सेक्शन 11B(1) में, कि जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है इनके पास पावर होती है टू इशू स्पेशल ऑर्डर्स टू किल्ड वाइल्ड एनिमल्स। ये वाइल्ड एनिमल्स को ये जो है मारने के लिए आदेश जारी कर सकते हैं।
सो फॉर इशूइंग एन ऑर्डर CWW ये सेटिस्फाई होना चाहिए, जो भी चीफ वार्डन है, वाइल्ड लाइफ वार्डन, वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर एनिमल है ये या तो ह्यूमन के लिए खतरा है, ह्यूमन की जान के लिए खतरा है, या फिर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी को जो है यहाँ पर लॉस कर रहा है प्रॉपर्टी का, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। सो अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो इन केस में वो यहाँ पर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट MSME क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम? सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम के बारे में क्या सही है? सो ये 15th फाइनेंस कमीशन के दौरान, साइकिल के दौरान 2021-22 से लेकर 25-26 तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड इसका एक एम ये है कि कॉमन फैसिलिटी सर्विस सेंटर स्थापित करना है टेस्टिंग, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग के लिए। सो 1 only, 2 only, both 1 and 2 and none of the above। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका ये है कि अच्छे से पहले स्टेटमेंट पढ़िए एंड देन फिर आंसर करिए। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो अभी गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइंस माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जारी करी हैं, और इसमें कहा गया है कि 15वीं फाइनेंस कमीशन की जो साइकिल है 2021-22 से लेकर 25-26 तक ये लागू रहेगा। और इस प्रोग्राम का मेन पर्पस है कि जो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज वाला जो सेक्टर है, इसमें कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना और दूसरा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। कैसे? कॉमन फैसिलिटी सर्विस सेंटर्स की हेल्प से और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके। फैसिलिटी सेंटर में क्या करेंगे? ट्रेनिंग दी जाएगी, टेस्टिंग दी जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, तो वो प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। सो गवर्नमेंट विल गिव ग्रांट्स अप टू 70%। तो यहाँ पर सरकार 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के प्रोजेक्ट के लिए 70% तक ग्रांट्स देगा, और 60% यहाँ पर देगा फॉर 10 करोड़ टू रुपीज 30 करोड़ प्रोजेक्ट के लिए। और अगर 30 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए भी कंसिडरेशन किया जाएगा। सो ये जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर प्रोग्राम है, इसका भी कुछ अपने यहाँ पर पर्पसेस या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करना है, और जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करना है, जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं क्लस्टर MSME के। इसके अलावा कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, जो क्वेश्चन में भी था, टेस्टिंग, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग के लिए है। इसके अलावा जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनकी कैपेसिटी को बिल्डिंग करनी है थ्रू द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, कंसोर्टिया, अपग्रेडेशन ऑफ एसोसिएशंस के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which is the second state to recognize community forest resource rights in a national park? राष्ट्रीय उद्यान में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? उड़ीसा, मणिपुर, मेघालय एंड छत्तीसगढ़। सो नेशनल पार्क में यूजुअली क्या होता है कि जो फॉरेस्ट रिसोर्स होते हैं उन पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर कम्युनिटी जो वहाँ पर रह रही होती है उसका फॉरेस्ट रिसोर्स पर हक होता है। उसके लिए यहाँ पर उनकी राइट्स को रिकग्नाइज किया गया है। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर जो राइट्स दिए गए हैं वो कहाँ पर दिए गए हैं? गुड़िया पडार और नगलसार विलेजेस जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क में लोकेटेड है, उनको ये राइट्स दिए गए हैं। सो जो चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के भूपेश बाघेल, उन्होंने CFR सर्टिफिकेट्स विलेजर्स को दिए हैं ड्यूरिंग द भेंट मुलाकात प्रोग्राम। गुड़िया पडार हैमलेट ये पहला विलेज बना है छत्तीसगढ़ में जिसको ये CFR कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स मिले हैं। इससे पहले पहला राज्य कौन सा था जिसने रिकग्नाइज किया कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स को नेशनल पार्क में? वो था उड़ीसा। उड़ीसा ने सिंपलीपल नेशनल पार्क में जो लोग थे उनकी कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को, फॉरेस्ट रिसोर्सेज राइट को रिकग्नाइज किया 2016 में। याद रखिएगा। तो सिंपलीपल नेशनल पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में है। दिस इज लोकेटेड इन उड़ीसा। सो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स क्या होते हैं? अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 जो पारित किया गया था उसमें मेंशन है कि CFR राइट्स, यहाँ पे कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। सो राइट टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट रिसोर्स, रीजनरेट, कंजर्व और मैनेज, ये सारी यहाँ पे राइट्स हैं कि वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसको, पर्टिकुलर फॉरेस्ट रिसोर्स को रीजनरेट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। इट ऑल्सो अलाउज द कम्युनिटी टू फॉर्मुलेट रूल्स फॉर द फॉरेस्ट यूज। फॉरेस्ट यूज के लिए वो नए कुछ रूल्स भी बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
Which of the following state governments has launched the Kalaignarin All Villages Integrated Agriculture Development Program? Kalaignarin ऑल विलेज इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम किसने शुरू किया है? कर्नाटका, केरला, गुजरात एंड तमिलनाडु। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन डी, दैट इज तमिलनाडु सरकार ने इसको लॉन्च किया है, एम के स्टालिन ने लॉन्च किया है। इसका मेन पर्पज क्या है? इसका मेन पर्पज है एग्रीकल्चर को डेवलप करना, किसमें 15,525 जो विलेज पंचायत है उसकी हेल्प, उसमें एग्रीकल्चर को डेवलप करना विद द हेल्प ऑफ यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स। और इसके अलावा आने वाले 5 साल में जो बाहर वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं बाहर से जिनमें पैसा मिलता है उनकी भी हेल्प से यहाँ पे डेवलपमेंट करना है। इसमें क्या होगा? बोरवेल्स और जो पॉन्ड्स हैं इनको स्टैब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा जो कोकोनट के सीड्स हैं, सीडलिंग्स, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फार्मर्स को। फ्रूट के सीड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ट्री के सैपलिंग्स भी दिए जाएंगे। और साथ ही माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी, क्योंकि देखिए बीज चाहिए तो पानी भी चाहिए, पानी की फैसिलिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आने वाले 10 साल में इसका मेन पर्पस है कि 1.75 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को अंडर नेट कल्टीवेशन लाया जाए और जो डबल क्रॉपिंग एरिया है इसको 20 लाख हेक्टेयर तक बनाया जा सके, दोहरी फसल का जो क्षेत्र है। इसके अलावा इसका और पर्पस क्या है? इट प्रपोजेस टू मेक तमिलनाडु द टॉप 3 स्टेट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, कोकोनट, कॉटन, सनफ्लावर एंड ग्राउंड। तो इन सेक्टर्स में, इन अलग अलग एरियाज में, इनकी प्रोडक्शन में तमिलनाडु टॉप 3 स्टेट्स में हो, ऐसा भी इसका पर्पस है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग विल रिसीव द संगीता कलानिधि अवार्ड फॉर 2022? निम्न में से 2022 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार किसको मिलेगा? रीता राजन, वी प्रेमलता, JGR कृष्णन एंड रामा वैद्यनाथन। बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? संगीत कलानिधि पुरस्कार। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इस तरह के अवार्ड होते हैं तो आपको 2 चीजें याद रखनी है। एक तो ये अवार्ड किसको दिया जा रहा है, किसके लिए दिया जा रहा है, उस अवार्ड के बारे में जानिए। दूसरा, जो पर्सन है जिसको ये अवार्ड मिला है उसके बारे में भी जानिए कि वो किस फील्ड से है या उसको किस लिए मिला है। तो कई बार वहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज JGR कृष्णन। लालगुडी वायलिन ड्यूओ JGR कृष्णन एंड विजय लक्ष्मी, ये दोनों वायलिन जो है बजाते हैं, लालगुडी से बिलोंग करते हैं। इन दोनों को संगीता कलानिधि अवार्ड 2022 के लिए सम्मानित किया जाने वाला है। इसके अलावा 2020 के लिए नोटेड वोकलिस्ट नेवली R संथान गोपालन, इनको मिलने वाला है। मृदंगम जो प्लेयर हैं उनको तिरुवरूर बक्ता वत्सलम, इनको 2021 के लिए अवार्ड दिया जाने वाला है। जो इसके अलावा संगीता कला आचार्य अवार्ड है, ये किसको मिलेगा? ये किजुवलर G गणेशन को मिलने वाला है 2020 के लिए, और रीता राजन और वैनिका RS जयलक्ष्मी को मिलने वाला है 2021 और 22 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार जो कलानिधि अवार्ड दिए जा रहे हैं वो 21, 22 और 20 के लिए दिए जा रहे हैं। जो म्यूजिकोलॉजिस्ट अवार्ड है, म्यूजिक वाला जो अवार्ड है, ये प्रेमलता को गया है फॉर 2022। TT के अवार्ड 2020 का वोकलिस्ट तमारकंद गोविंदन नमूदरी को मिलने वाला है। इसके अलावा नेमानी सौम्य जूलू को मिलने वाला है TT के अवार्ड फॉर 2021 और AV आनंद को 2022 के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट अवार्ड है नृत्य कलानिधि अवार्ड, ये राम वैद्यनाथन को 2020 के लिए, नर्तकी नटराज 2021 के लिए और ब्रगा बेसल फॉर 2022। सो ये जो कलानिधि अवार्ड है ये मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। इट इज गिवन टू कर्नाटिक म्यूजिशियंस। तो 2 टाइप के आपके स्कूल ऑफ म्यूजिक है, आप कह सकते हैं। एक है कर्नाटिक म्यूजिक एंड दूसरा है हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो कर्नाटिक म्यूजिक दिस इज स्पेशली फॉर द म्यूजिक इन साउथ इंडिया, एंड जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है दैट इज फॉर नॉर्थ इंडिया। तो कर्नाटिक म्यूजिक में 72 रागाज होते हैं, मेला कीर्ता रागाज होते हैं 72। ठीक है, और ये ताल पे जो है वर्क करता है, ताल और राग पे। सो इस अवार्ड का आइडिया बेसिकली इनविसाज हुआ था 1942 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द रिकॉन्स्टिट्यूटेड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी? सो कल्चर मिनिस्टर इस बोर्ड के चेयरपर्सन होंगे।
दूसरा, ये गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा ऑन मैटर्स रिलेटेड टू आर्कियोलॉजी। सो वन ओनली, टू ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी, इसके बारे में दोनों स्टेटमेंट सही है। गवर्नमेंट ने अभी इसको फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया, अभी मैंने आपको बताया था, कल परसों हमने न्यूज़ में पढ़ा था। इंटर स्टेट काउंसिल को भी रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। इसी तरह से यहाँ पर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। क्योंकि आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है तो वहाँ पे कल्चर मिनिस्टर चेयरपर्सन हो जाएंगे बोर्ड के, और इसके अलावा कल्चर मिनिस्ट्री, ASI, MPs, नॉमिनी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्सिटी और एक्सपर्ट्स ऑन इंडस वैली स्क्रिप्ट, ये सभी इस बोर्ड के मेंबर होंगे। कल्चर मिनिस्टर हेड होंगे। सो बोर्ड 1 साल में एक बार मिलेगा जरूर, और ये गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू आर्कियोलॉजी, इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसमें एक स्टैंडिंग कमिटी बोर्ड की भी बनाई जाएगी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल के चेयरमैनशिप में। सो लास्ट मीटिंग जो बोर्ड की हुई थी वो 17 अक्टूबर 2014 में हुई थी, एंड देन अब फिर इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। सो गाइज, दीज वर द करंट अफेयर्स। तो हम लोग मिलते हैं गाइज कल के सेशन में। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा गाइज, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।